गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बेंचर्स एकेडमी। आज के हम अपने इस लेक्चर में एमपी फॉरेस्ट्री पेपर का पार्ट 3 यानी कि 101 से क्वेश्चन नंबर 150 तक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है। द स्केल ऑफ कैडेस्ट्रल सर्वे इज, कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण का स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वेइंग क्या होती है। बेसिकली कैडेस्ट्रल सर्वेइंग जो है इट इज द सब फील्ड ऑफ कैडेस्ट्री एंड सर्वेइंग। कैडेस्ट्री जो है सब फील्ड होता है जिसको आप कैडेस्ट्री कहते हैं, और उसकी सर्वेइंग करना, राइट, और वहां पर प्रॉपर्टी को रीस्टैब्लिश करना, दैट इज योर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैडेस्ट्री। एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय कैडेस्ट्री, क्योंकि कैडेस्ट्री की सर्वेइंग करना ही क्या कहलाता है, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग कहलाता है। और सर्वेइंग आप किस पर्पज से कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर लैंड पे, उस प्रॉपर्टी पे आप रीएस्टैब्लिशमेंट कर सके, राइट। तो कैडेस्ट्री इज योर व्हाट, कैडेस्ट्री जो है ये लैंड रिकॉर्डिंग के काम आता है, और बेसिकली ये रियल स्टेट और रियल प्रॉपर्टीज है जो कि सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इट इज अ लीगल सिस्टम्स जिसके अराउंड क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर लैंड को रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए चूज किया जाता है और फिर उसकी सर्वेइंग की जाती है। दैट इज योर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कैडेस्ट्रल सर्वेइंग अगर हो रही है तो उसका स्केल क्या है। तो जनरली कैडेस्ट्रल सर्वेज जो है दे आर स्पेशली डिजाइंड इन लार्ज स्केल सर्वेज। तो जनरली ऑन 1:4000 स्केल पे ये की जाती है, विच आर लिंक्ड टू लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी। तो अगर इन केस ऑफ अर्बन कैडेस्ट्रल सर्विस की बात की जाए तो ये इतनी बड़ी होती है, इट लार्ज में बी लार्ज एज 1:500 से लेकर 1:4000 तक। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे यहाँ पर की जा रही है और वो बहुत ही लार्ज स्केल में की जाती है, और जनरली 1:4000 के स्केल पे की जाती है। लेकिन अगर इन केस ऑफ अर्बन कैडेस्ट्रल सर्वे की बात की जाए तो वो 1:500 से 1:4000 तक कैडेस्ट्रल सर्वेइंग जो है वो की जाती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन। अच्छे बिल्डिंग स्टोन के विशिष्ट घनत्व निम्न में से किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स की बात करें तो इट शुड बी बिटवीन 2.4 टू 2.8, 2.4 से 2.8 के बीच तक होना चाहिए। अ गुड स्टोन शुड नॉट बी पोरस, पोरस नहीं होना चाहिए। रेन वाटर एंटर द पोर्स विच इज जनरली एसिडिक। अगर वो पोरस होगा तो क्या होगा, पोरस का मतलब क्या हुआ कि उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र होंगे। अगर उसमें क्या हुआ कि अगर उसमें अगर रेन वाटर जो है विच इज एसिडिक इन नेचर, अगर वो एंटर कर जाता है तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोन जैसे लाइम स्टोन है, तो वीक सैंडस्टोन्स है, तो वो रिलेटिवली लेस ड्यूरेबल हो जाते हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन जो है वो 2.4 से लेकर 2.8 के बीच होनी चाहिए। इट लाइज बिटवीन 2.4 टू 2.8। लेकिन अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, बोला गया है कि गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन। अगर हम गुड बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं तो सपोज आपको जो है ऑप्शंस जो है, अगर आपको वो इन केस ऑफ स्केल दिया हुआ है, जैसे सपोज आपको ऑप्शन दे दिया टू, ऑप्शन ए 2.4 से 2.8 या 1.1 से 1.6, अगर इस तरीके से दिया गया तो आप 2.4 से 2.8 तक का जो वैल्यू होगा आप उसको करेक्ट कर आएंगे, उसको आप टिक कर आएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो गुड बिल्डिंग स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट शुड नॉट बी लेस देन 2.7। मतलब इट मीन्स व्हाट कि अगर आप एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं
और आपको एक प्रॉपर एक अच्छी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए एक बिल्डिंग स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब हो सकता है कि आप लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट घनत्व किसे कहते हैं, तो इसको आप रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ गिवन रेफरेंस मटेरियल, मतलब ये रेशियो होता है, ओके, ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ गिवन रेफरेंस मटेरियल। जो रेफरेंस मटेरियल है और जो आपको सब्सटेंस दिया गया है उनके बीच का जो रेशियो होता है, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ, मॉर्टर जो है, मॉर्टर मिश्रण निम्न में से कौन सा होता है? तो अगर मॉर्टर की बात करें तो मॉर्टर बेसिकली एक वर्केबल पेस्ट होता है विच ड्राइज टू बाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स को बाइंड करने के काम आता है। अगर वो सूख जाता है उसके बाद जो, जैसे आप ईंट के बीच जो मसाला लगाते हैं, दैट इज योर मॉर्टर, ओके। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मॉर्टर जो है वो किसका मिश्रण है, कौन सा मिक्सचर है? तो ऑप्शन नंबर डी, लाइम, सैंड, सुर्की एंड वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइड्रोल्यूसिटी, हाइड्रोल्यूसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाइड्रोल्यूसिटी जो है वो किसका गुण है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोलोसिटी क्या होती है। तो बेसिकली ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है बाइंडर की टू हार्डन इन कांटेक्ट विथ वाटर। अगर आप सपोज कि आप अगर बिल्डिंग बनाने के लिए एक गुड बाइंडर यानी कि मोटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेसिकली मोटर मिक्सचर जो है वो एक तरीके से बाइंडिंग का काम कर रहा है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच वो किसका काम कर रहा है? बाइंडिंग का काम कर रहा है। तो उसको पानी के साथ कांटेक्ट में आप डेफिनेटली, अगर वाटर मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें वाटर भी होगा, तो आप उसमें कितना वाटर मिला रहे हैं कि वो क्या हो जाए, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से वो बाइंड कर पाए। तो ये क्या होता है? ये आपकी हाइड्रोलिसिटी होती है। हाइड्रोलिसिटी बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइंडर टू हार्डन इन कांटेक्ट विद वाटर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोलोसिटी की बात करें तो ये किसका गुण है, इनमें से किसका गुण है? स्लेग लाइम का, लाइम वाटर का, क्विक लाइम का, या ऑप्शन नंबर डी कॉस्टिक लाइम का? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्लेग्ड लाइम। Question number 105, high alumina cement is a fusing mixture of, तो high alumina cement जो होता है, it is basically manufactured by grinding the clinkers of alumina, alumina के जो clinkers होते हैं, और and calcareous material such as lime, तो उनसे मिक्स होकर बना होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है। तो इनमें से जो है उच्च एल्यूमिना सीमेंट निम्न में से किसका फ्यूजिंग मिक्सचर है? तो इट इज अ फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। Next, question number 106. In cement mortar, the ratio of cement sand varies from. सीमेंट मोटर में सीमेंट एवं रेत किस अनुपात में होता है? तो इट इज फ्रॉम 1:2 to 1:8। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107, measures to assess the project worth is, परियोजना संपत्ति के आकलन का तरीका कौन सा है? राइट अगर आपको किसी संपत्ति के परियोजना संपत्ति के आकलन का तरीका कौन सा है? मेजर टू असेस द प्रोजेक्ट वर्थ, प्रोजेक्ट वर्थ को आपको क्या करना है? एसेस करना है। तो कौन कौन से मेजर्स आप अडॉप्ट करते हो? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, डेफिनेटली बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है आप उससे किसी भी प्रोजेक्ट का वर्थ जो है वो एसेस कर सकते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू, डेफिनेटली इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड मेजर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, बेसिस फॉर फॉरेस्ट वैल्यूएशन, निम्न में से वन मूल्यांकन का आधार क्या है? तो कॉस्ट वैल्यू, डेफिनेटली कॉस्ट वैल्यू जो है वो फॉरेस्ट वैल्यूएशन का, फॉरेस्ट वैल्यूएशन का बेसिस होगा। मार्केट वैल्यू, बाजार दर, इनकम वैल्यू, लाभ दर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, moving towards our next question, question number 109. Which one is intangible benefit of the forest? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि what do you mean by intangible? निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य लाभ है, राइट, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू मेजर।
तो उसे आप क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। तो इनमें से कौन सा इंटेंजिबल बेनिफिट है फॉरेस्ट का? तो लकड़ी, तो ये तो टेंजिबल इफेक्ट है, टेंजिबल बेनिफिट है। एसेंशियल ऑयल, इट इज ऑल्सो अ टेंजिबल बेनिफिट। resins and drugs, it is also a tangible benefit of forest. ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, डेफिनेटली ये जो है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इट इज वन ऑफ द intangible benefit of the forest. So our correct option is option number D. Okay, moving towards our next question. Production of possibility curve illustrate which of the following? उत्पादन संभावना कर्व निम्न में से क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। जिस इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप पीपीएफ के नाम से भी जानते हो। और बेसिकली अगर बिजनेस एनालिसिस से देखा जाए तो ये एक तरीके से वेरिएशन को इलस्ट्रेट करता है इन द अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ टू प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी दो प्रोडक्ट्स के बीच अगर आप इलस्ट्रेशन वेरिएशन इन द अमाउंट देखना चाहते हैं तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है इफ बोथ डिपेंड अपॉन द सेम फिनाइट सोर्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हो। तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैरसिटी, बी है चॉइस। डेफिनेटली अगर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी दो प्रोडक्ट की तुलना कर रहे हैं। अगर देखा जाए मेजरली तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट के बीच तुलना कर रहे हैं बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि वो किस स्थिति में बना है, कैसा मतलब मैन्युफैक्चर उसकी किस किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कैरसिटी, अगर कमी है तो उसको भी देखा जाएगा इसमें। चॉइस, आपने किन किन रिसोर्सेज का को आपने चूज किया है तो ये भी देखा जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या थी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है रंगीनी लाख। लाख इज प्रोड्यूस्ड एज बैसाखी इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। सामाजिक वानिकी शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, वेस्टोबी। वन महोत्सव वो स्टार्टेड इन द ईयर। वन महोत्सव जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? तो इट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, जनरल जीके का क्वेश्चन है, 1950 में। Based on particle size of the soil, the particle smaller than 0.002 millimeter is termed as, it is termed as clay. Okay, next question. Rural fuel wood plantation scheme was introduced in the year plan. रूरल ग्राम ईंधन वृक्षारोपण परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, छठवीं। Question number 116, the term used for shifting cultivation in Brazil is very important question। कि जो टर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जो टर्म ब्राजील में इस्तेमाल की जाती है तो दैट इज योर रोका। द जावनीज वर्ड यूज्ड फॉर होम गार्डन, किचन गार्डन के लिए कौन सा जावनीज शब्द का उपयोग होता है? तो दैट इज पेकारंजन। Question number 118, which of the classification of agroforestry system is not based on arrangement of components? निम्न में से कौन सा वर्गीकरण तर तरतीवार घटकों के आधार पर नहीं है? तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेजरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एग्रीकल्चरल सिस्टम इज। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एग्रीकल्चर, कृषि वानिकी में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग निम्न में से किस प्रकार की होती है? तो इट इज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ साइक्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, टोंगिया सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन बर्मा। ऑप्शन नंबर सी, इन योर मिड 1890s। मिड 1890s में टोंगिया सिस्टम जो है वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ पर हुई? बर्मा में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉटनिकल नेम ऑफ बबूल। बबूल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अकाशिया निलोटिका। नेक्स्ट, पायनियर वर्कर among the following alley cropping
इज एले खेती का पायनियर वर्कर निम्न में से कौन सा है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पायनियर वर्कर। एक ऐसा पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन एन एरिया। ठीक, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर एले क्रॉपिंग जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा सेटल की गई एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट। या आप कह सकते हो कि एक ऐसा वर्कर जो जिसने इसको इसकी शुरुआत की और एले क्रॉपिंग को डेवलप करने में समथिंग नए न्यू या तरीके से उसको डेवलप करने में अपना योगदान दिया, तो वो कौन थे? इट वाज बीटी कांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। A large regional unit characterized by major vegetation type associated fauna of a specific climatic zone is called। A large विशिष्ट क्लाइमेटिक क्षेत्र के वानस्पतिक एवं जानवर के वृहद क्षेत्रीय इकाई को क्या कहते हैं? तो दैट इज योर बायोम। Next, a unit of land with a natural boundary having a mosaic of patches is called। जमीन की एक इकाई जिसमें प्राकृतिक बाउंड्री में मोजैक पैचेस हो उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप। फॉर्म हाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ। फॉर्म हाइट जो है, अगर हम बात करें फॉर्म हाइट की, तो फॉर्म हाइट जो है ये किसका प्रोडक्ट होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। फॉर्म फैक्टर और टोटल हाइट ऑफ ट्री को जब आपस में आप प्रोडक्ट करते हो, उनका मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसका वैल्यू निकलता है? फॉर्म हाइट का। तो अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि इन जनरल टर्म्स अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर ऑफ अ ट्री की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिक सॉलिड ऑफ सिमिलर बेसल मीटर एंड हाइट। इट मीन्स व्हाट कि ये एक तरीके का रेशियो है ऑफ इट्स वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ अ बेसल डायमीटर एंड हाइट के बीच का जो रेशियो होता है दैट इज योर फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर और टोटल हाइट ऑफ ट्री के प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म हाइट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Okay. Next question number 126। अल्फा डाइवर्सिटी stands for। अल्फा डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अल्फा डाइवर्सिटी बेसिकली इट रिफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। अगर एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया को रिफर किया जाता है तो दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर अल्फा डाइवर्सिटी। और अगर वहीं अगर हम बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट अलाउज अस टू कंपेयर डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। ओके, तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे किसी स्पीशीज की अगर रिचनेस है तो हम उसको एक पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ इट स्पीशीज रिचनेस तो हम उसको क्या कहेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी कहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिटवीन हैबिटेट नहीं, विद इन, विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। एक विद इन द हैबिटेट डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, मतलब विद इन द पर्टिकुलर एरिया अगर आप किसी स्पीशीज के रिचनेस को बता रहे हैं तो दैट इज योर अल्फा डाइवर्सिटी। वहीं अगर आपको बीटा डाइवर्सिटी पूछ लिया जाता है तो बीटा डाइवर्सिटी क्या करता है? इट अलाउज अस टू कंपेयर डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। वो कंपेयर करने के काम आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 127। ये तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस किया हुआ है कि डीबीएच मेजरमेंट ऑफ ट्रीज हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड एट। तो डीबीएच बेसिकली क्या होता है? डायमीटर ऑफ ईच ट्री इज मेजर्ड एट ब्रेस्ट हाइट। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टैंडर्डाइज्ड जो है डीबीएच मेजरमेंट ऑफ ट्रीज का वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.37 मीटर। नेक्स्ट, साइज ऑफ इंडिविजुअल इन के सिलेक्शन स्पीशीज। तो सबसे पहले हम के सिलेक्शन पॉपुलेशन में पौधों का आकार निम्न में से कौन सा होता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय के सिलेक्शन स्पीशीज। अगर हम के सिलेक्शन स्पीशीज की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लाइफ हिस्ट्री। ये एक तरीके की मॉडर्न थ्योरी है। यहाँ पर इस मॉडर्न थ्योरी में आपको दो तरीके की स्पीशीज देखने को मिलती है, एक होती है के स्पीशीज और दूसरी होती है आर स्पीशीज। तो इस मॉडर्न थ्योरी में आपको दो थ्योरीज देखने को मिलती हैं, जिसमें होता है आपका एक आर थ्योरी होता है, आर सिलेक्शन थ्योरी होता है, और एक आपका के सिलेक्शन थ्योरी होता है। तो हम पहले एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। अगर हम के या आर सिलेक्शन की थ्योरीज की बात करें तो आर सिलेक्शन उन स्पीशीज के लिए होता है जो कि चीप ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जीते हैं।
वहीं अगर हम के सिलेक्शन की बात करें तो के सिलेक्शन स्पीशीज वो होते हैं जो कि एक्सपेंसिव ऑफ स्प्रिंग क्रिएट करते हैं एंड स्टेबल एनवायरमेंट में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आर सिलेक्टेड बेबीज की अगर हम बात करें तो आर सिलेक्टेड बेबीज जो हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करेंगे और दे आर टेंड टू बी फाउंड इन लेस कॉम्पिटिटिव एंड लो क्वालिटी एनवायरमेंट्स। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो बहुत ही जल्दी उनके ग्रोथ हो रही है, उनके ग्रोथ में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आ रही है, तो वो कैसे ऑफ स्प्रिंग्स हुए, दे आर टर्म टू बी चीप ऑफ स्प्रिंग्स। वहीं अगर हम के सिलेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो वो कैसा, वो हायर मतलब एक्सपेंसिव ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स व्हाट कि उनकी प्रोबेबिलिटी, दे हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टू मेच्योरिटी, मतलब वो मेच्योरिटी, हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं अब अगर हम के सिलेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो जो कि स्टेबल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, जीते हैं, और ये जो स्पीशीज होते हैं दे प्रोड्यूस फ्यू ऑफस्प्रिंग, हैव अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जब किसी फीमेल के अंदर जब एक वो फर्टिलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन पीरियड जो आपका होता है ना, मतलब पूरा का पूरा प्रेगनेंसी पीरियड जिसको आप कहते हो दैट इज योर जेस्टेशन पीरियड, तो वो काफी लॉन्ग होता है। और तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बेसिकली सारे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स दूं के सिलेक्टेड स्पीशीज का, तो जैसे दे हियर इंक्लूड्स बर्ड, लार्जर मैमल्स जैसे एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, प्राइमेट्स हो गए एंड लार्जर प्लांट्स। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, केस सिलेक्शन स्पीशीज होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि के सिलेक्शन स्पीशीज में पौधों का आकार कौन सा होता है। डेफिनेटली पौधों का आकार कैसा होगा, क्योंकि के सिलेक्शन स्पीशीज में हायर प्लांट्स होंगे, राइट, हायर प्लांट्स होंगे, तो इनका जो है आकार कैसा होगा, वो बड़ा होगा, लार्ज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, बॉटनिकल नेम ऑफ हर्रा। तो बॉटनिकल नेम हर्रा का क्या होगा, टर्मिनेलिया चेब्यूला। क्वेश्चन नंबर 130, बेल शेप्ड पिरामिड ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इंडिकेट। किसी पॉपुलेशन की उम्र संरचना घंटे की आकार की होने से क्या अभिप्राय है, इट मीन्स कि इट इज स्टेबल। Question number 131. Example of type I type of survivorship curve is found in. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइप आई जो आपको दिया हुआ है ये क्या होता है, टाइप आई ऑफ सर्वाइवर, टाइप आई ऑफ टाइप सर्वाइवरशिप क्या होती है, ये कर्व क्या होता है। तो टाइप आई सर्वाइवरशिप कर्व जो है इट शोज इंडिविजुअल्स दैट हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग थ्रू अर्ली एंड मिडिल लाइफ। ठीक, ये किसको शो करता है, ये जो कर्व है ये किसको शो करता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग थ्रू अर्ली एंड मिडिल लाइफ बट हैव अ रैपिड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग इनटू लेट लाइफ। इट मींस व्हाट कि वो अपनी अर्ली लाइफ में किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है थ्रू इट्स अर्ली एंड मिडिल लाइफ, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें रैपिड डिक्लाइन आपको दिखता है उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग इनटू लेट लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और मोस्ट मैमल्स जो हैं दे हैव अ टाइप आई सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक, ह्यूमन और मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं वो टाइप आई सर्वाइवरशिप कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि डेथ जो है वो प्राइमरली ऑकर्स इन ओल्डर ईयर्स, ओल्डर ईयर्स में जो डेथ है वो कॉज होती है। और बर्ड्स जो है, बर्ड्स बेसिकली अगर बर्ड्स का देखा जाए तो बर्ड्स दे हैव अ टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व, क्योंकि उनकी डेथ जो है वो किसी भी एज में हो जाती है। तो ये क्या होता है, आपका सर्वाइवरशिप कर्व होता है। ओके, तो टाइप आई या टाइप फर्स्ट कह लीजिए आप इसको, और टाइप सेकंड कह लीजिए, आई या डबल आई दोनों कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाउंड इन सी टर्टल नहीं है, बर्ड्स नहीं, एलिफेंट्स है, क्योंकि मैमल्स में कहा गया ना ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। अच्छा एक चीज और, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको सी टर्टल गिवन है, तो सी टर्टल जो है इट विल शो टाइप सेकेंड या टाइप डबल आई शो करेगा ये। इसका सर्वाइवरशिप की अगर हम बात करें तो टाइप सेकेंड या टाइप डबल आई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आई प्रकार का दिया हुआ है, तो डबल आई या सेकेंड जो भी। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ऊर्जा पिरामिड हमेशा निम्न में से किस आकार का होता है।
तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी इनिशियली फ्रॉम द सन से रिटेन हुई है या स्टोर्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। आपने इकोसिस्टम में देखा होगा कि हम इकोसिस्टम को जो है एक पिरामिड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज फॉर सेकेंडरी प्रेडेटर्स। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पार्ट्स में ये डिवाइड, एक सेकेंड, ये जो है वो इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इट इज फॉर सेकेंडरी प्रीडेटर्स, फिर प्राइमरी प्रीडेटर्स आते हैं, फिर हर्बीवोर्स आते हैं, और फिर प्लांट्स आते हैं, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अब आपसे पूछा गया कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है उसमें एनर्जी जो है वो किस तरीके से होती है, तो उसमें एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि सन से जो एनर्जी है वो कौन से ब्लॉक में, कौन से लेवल में, ईच ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना यहाँ पे, तो ईच ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुई है, तो हमेशा वो किस फॉर्म में होती है, इन्वर्टेड, अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इस तरीके से तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वहां पर 0.01% जो है एनर्जी जो है वो रिस्टोर्ड होती है, फिर उससे नीचे जो है वो 0.1, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में 0.1%, थर्ड लेवल कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में 1%, प्राइमरी कंज्यूमर में 10%, और जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर 100% एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। एनर्जी अगर देखा जाए पिरामिड की तो इट इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म कीस्टोन स्पीशीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो अगर हम कीस्टोन स्पीशीज की बात करें तो मरीन इकोसिस्टम या किसी भी टाइप ऑफ इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स होल्ड द सिस्टम टुगेदर, जो कि सारे सिस्टम को टुगेदर होल्ड कर कर रखता है, दैट इज द कीस्टोन स्पीशीज। ओके, तो यहाँ पर अगर कीस्टोन स्पीशीज की बात करी जाए तो कीस्टोन स्पीशीज जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय पेनेट आल के द्वारा इन 1966। ओके, क्वेश्चन नंबर 134, रॉनकियर का कानून निम्न में से किससे जुड़ा है, रॉनकियर्स लॉ परटेन्स टू, अगर हम रॉनकियर्स लॉ की बात करें तो इस लॉ को रॉनकियर्स फ्रीक्वेंसी लॉ भी कहा जाता है, तो इसको देखकर ही समझ में आ गया कि ये किसको परटेन करता है, इट परटेन्स टू फ्रीक्वेंसी क्लास। अगर हम इस लॉ की बात करें तो 1934 में एक दानिश बॉटनिस्ट थे क्रिस्टियन सी रॉनकियर, जिन्होंने इस लॉ को प्रेजेंट किया था, जिसको लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। और इन्होंने इस पे क्या दिया, ये जो लॉ है इट सजेस्ट दैट अ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी आर आइदर रेयर और कॉमन with only few species having intermediate occupancies। it means what कि ये लॉ जो है वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो कितनी रेयर है या कितनी कॉमन है, इसके इस फ्रीक्वेंसी क्लास के थ्रू, इस लॉ के थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, number of quadrates for sampling in a given community is represented by option number B, that is running mean method। Question number 136, when ratio of abundance to frequency value is less than 0.5, the distribution of species in a community will be, जब रेशियो ऑफ अबेंडेंस टू फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.5 है, जब अबेंडेंस एवं फ्रीक्वेंसी का अनुपात 0.5 से अधिक हो तो प्रजाति का वितरण क्या दर्शाता है। ओके, इट इज मोर देन 0.5, ठीक है, सॉरी लेस देन हो गया था, थोड़ा लेफ्ट और राइट में भी कंफ्यूजन होता है मुझे। ठीक, तो इट इज मोर देन 0.5, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी विल बी, तो वो क्या होती है, इट इज कंटीजियस। नेक्स्ट, एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ 1 ग्राम कोल इज इक्विवेलेंट टू, तो एवरेज एनर्जी कंटेंट क्या होती है, एवरेज एनर्जी कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को जब आप 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर आप
बर्न करते हो तो उसमें से जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वही आपका क्या कहलाता है, एनर्जी कंटेंट कहलाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया और इसको जूल्स पर ग्राम में जो है मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर ग्राम, बट यहाँ पर आपको इन द टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पूछा गया है। तो 1 ग्राम कोल का एवरेज एनर्जी कंटेंट जो है इट इज इक्वल टू 7 किलो कैलोरी। अगर जूल्स पर ग्राम को आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज कन्वर्टेड एज किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, जस्ट 1 किलो कैलोरी पर केजी जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 4.18 जूल्स पर ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट, Miami model of productivity was proposed by Leith. Option number C, that is Leith. Next, question number 139. Tolerance model of succession was proposed by. तो सक्सेशन का टॉलरेंस मॉडल निम्न में से किसने दिया था? तो टॉलरेंस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपॉन लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है इट वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लिसन। ओके नेक्स्ट, इन महुआ सीड ऑयल कंटेंट इज, महुआ के बीज में तेल की मात्रा होती है तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 30 से 40%। क्वेश्चन नंबर 141, सक्सेशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर इज कॉल्ड, वातावरणीय कारकों द्वारा होने वाले सक्सेशनल परिवर्तन को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी एलोजेनिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग थिंग्स दैट आर नीदर ह्यूमन नॉट डोमेस्टिकेटेड इज वाइल्ड लाइफ, जो ना मानव है और ना पालतू है को वन्य जीव कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय वेबस्टर। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कम इन इफेक्ट फ्रॉम, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इट कम इन इफेक्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 22 सितंबर 2003। क्वेश्चन नंबर 144, अच्छा एक चीज और, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या होता है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो जाकर जल्दी से प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन योर मेन एग्जामिनेशन। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 144, विच वन इज द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है? तो सेडिमेंट्री रॉक की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स वो टाइप के रॉक्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। मतलब वो रॉक जो कि डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा उनका फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स, आप सेडिमेंट्स का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, डिपोजिशन की वजह से, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के डिपोजिशन की वजह से जिनका फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पर जो इसका है दैट इज ऑप्शन नंबर बी शेल। विच वन इज प्राइमरी मिनरल, तो व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब प्राइमरी मिनरल्स कौन होते हैं? तो प्राइमरी मिनरल्स बेसिकली इग्नियस रॉक होते हैं। प्राइमरी मिनरल जो है इट इज इन एन इग्नियस रॉक, अगर कोई मिनरल जो है इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द ओरिजिनल सॉलिडिफिकेशन ऑफ द रॉक, दैट विल बी योर प्राइमरी मिनरल्स। अगर मेजर प्राइमरी मिनरल्स जो हैं उसमें कौन कौन होते हैं? कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से प्राइमरी मिनरल्स कौन सा है, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज। Next, question number 146, the state having highest tribal population, so that is Mizoram. Option number D, Mizoram. Question number 147, which one is the tribe of Rajasthan? So option number C, Bhil. Question number 148, which of the following rights and concessions are availed by tribes in forest? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जंगल में आदिवासी को प्राप्त है? खुले जंगल में चराई, बिल्कुल ये भी है। जंगल में रहने का अधिकार, यस। कलेक्शन ऑफ ग्रास फॉर मेकिंग हट्स, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, इट मींस हाँ, ऊपर सब कुछ जो है उनको अलाउड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, एलिफेंट्स प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1992। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट मेथड ऑफ सेंसस ऑफ वाइल्ड लाइफ? यहाँ पे सी आएगा, सेंसस ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वन्य जीव गणना की कौन सी विधि निम्न में से सीधी नहीं है? अगर हम सेंसस की बात करें ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो सेंसस कैन बी इधर कंडक्टेड
बाय डायरेक्ट काउंटिंग और बाय इनडायरेक्ट काउंटिंग। दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट काउंटिंग आप कर सकते हैं या इनडायरेक्ट काउंटिंग आप कर सकते हैं। ठीक, अगर हम डायरेक्ट काउंट मेथड की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर सीन एंड काउंटेड, मतलब आप उन्हें देखकर सीधे इंडिविजुअल जो है, जो स्पीशीज आप उनको सीधे देखकर काउंट करते हैं। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट काउंटेड मेथड की बात करें तो जो एविडेंसेस एनिमल्स जो हैं वो छोड़ जाते हैं, उनको रिकॉर्ड करके जो पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनमें से डायरेक्ट मेथड नहीं है तो टोटल काउंट, तो जो टोटल काउंट का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली इंडिविजुअल को देखेंगे और काउंट करेंगे। ड्राइव काउंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे डियर का, अगर डियर जो होते हैं हिरण हिरण जो होते हैं वो झुंड में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप ड्राइव मतलब उनके हिसाब, उनके साथ साथ आप दौड़ते हुए उनकी क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो दैट इज योर ड्राइव काउंटिंग। बर्ड सेंसस ऑपरेशन, बर्ड गणना, तो बर्ड जो मतलब ये भी क्या हो गया कि आप उनको देख के बर्ड्स को जो है आप उनकी काउंटिंग कर रहे हैं। पग मार्क सेंसेस मतलब यहाँ पर आप क्या हो रहा है कि जो एविडेंस जो है छूट छोड़ दिए हैं एनिमल ने, आप उसके द्वारा उनको काउंट करें, मार्क है ना, पग मार्क गणना। तो ये जो है इट इज नॉट द डायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटिंग। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो विद दीज हमने जो है एमपी का जो फॉरेस्ट्री पेपर है उनको उसको पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्कशन जो है उसका कर लिया है। मैं आगे और भी अदर स्टेट्स के जो फॉरेस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं, एग्रीकल्चर के जो एमसीक्यूज हैं, मैं इनको जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करना है। एंड डेफिनेटली आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे सीजीपीएससी एसीएफ में फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो अभी अभी हाल ही में एड ऑन हुआ है, तो अदर स्टेट्स के जब हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के पेपर का जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन योर मेन एग्जामिनेशन। So keep watching and supporting. Thank you. Thanks for watching.